25 अक्टूबर 1980 निरंकारी संप्रदाय के गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या कर दी गई। 19 नवंबर 1981 लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस हिरासत में 34 सिखों की मौत। भिलवा से आ रही बस रोककर 6 हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसा मुद्दा जिसने अभी तक 22,000 लोगों की जान ले ली। नमस्कार, मैं अंचल गुप्ता और आप देख रहे हैं द सटायर कर्मा। 24 फरवरी सन 2023 अमृतपाल सिंह, जिसे नया भिंडरवाला भी कहते हैं, इसके साथ ही तूफान सिंह को किडनैपिंग के मामले में अरेस्ट कर लिया जाता है। तूफान सिंह को छुड़ाने के लिए अमृतपाल सिंह उसके साथ हज़ारों सिख पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं, जिसमें कई पुलिस वाले घायल होते हैं। तूफान सिंह को छुड़ा लिया जाता है। तो आखिर ये भिंडरवाला कौन है? आखिर ये खालिस्तान मूवमेंट क्या है? और आखिर ये शुरू कहाँ से हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं खालिस्तान का मतलब क्या है। खालिस्तान यानी खालसे की सरजमीं, जो सिखों के द्वारा मांगी गई ज़मीन को दिया गया एक नाम है, जिसमें मौजूदा राज्य पूरे पंजाब के साथ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ इलाके शामिल हैं। 1980 से 1990 के दशक तक खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर था। 1995 आते आते भारत सरकार ने इसे पूरी तरह से दबा दिया। ब्रिटेन के पतन के बाद एक अलग सिख राष्ट्र की मांग हुई। 1940 में पहली बार खालिस्तान शब्द का जिक्र एक खालिस्तान नाम की किताब में किया गया। 47 के बंटवारे के बाद प्रवासी सिखों को पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा। जो नहीं आना चाहते थे, बंटवारे के बाद हुए वायलेंस की वजह से उन्हें भी वापस आना पड़ा। इससे ये हुआ कि पंजाब में जो सिख पहले माइनॉरिटी में थे, अब मेजॉरिटी में आ गए थे। पाकिस्तान के वित्तीय और राजनीतिक समर्थन और ISI के समर्थन से खालिस्तान मूवमेंट को एक और नई ऊर्जा मिली। 70 के दशक में जब इंदिरा ने आपातकाल लगाया, तब कांग्रेस के चुनाव प्रचार के लिए हजारों सिखों को कैद कर लिया गया, जो सिखों की नाराजगी का एक बड़ा कारण बना। जगजीत सिंह चौहान, जिन्हें रियल फाउंडर ऑफ खालिस्तान मूवमेंट भी कहते हैं, इन्होंने बताया कि 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने खालिस्तान बनाने में मदद करने का प्रस्ताव रखा। पंजाब में लगातार हो रही हत्याओं, दंगों, अकाली और कांग्रेस के बीच सियासी मुठभेड़ के बीच एक ऐसा नाम निकल के सामने आया जो आगे पंजाब के आने वाले समय में तबाही लाने वाला था। संत जरनैल सिंह भिंडरवाला। इसका नाम तो वैसे जरनैल सिंह ही था, लेकिन ये पंजाब के तहसील मोंगा जिले के भिंडर गांव का रहने वाला था। वहाँ के लोगों को भिंडरवाला भी कहते हैं। दमदमी तत्काल के लीडर बनने के बाद भिंडरवाला ने जगह जगह जाकर सिखिज्म और शराब न पीने की बात कही, जिससे वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। कांग्रेस के नज़र में आते ही कांग्रेस ने भिंडरवाले को अपने दल में ले लिया और SGPC के चुनाव में अकालियों के सामने खड़ा कर दिया। धार्मिक बातों के कारण उसे जनता का काफ़ी सपोर्ट मिलता था। सरकार से हाथ मिलाते ही अब उसे सरकार का भी सपोर्ट मिलने लगा था। 13 अप्रैल 1978 भिंडरवाले और निरंकारी सिखों के बीच झड़प हुई, जिसमें 17 लोग मारे गए। बता दें कि निरंकारी सिख धर्म से अलग है, जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों ने किसी को अपना गुरु नहीं माना, वहीं निरंकारी सिख अब भी जीवित लोगों को अपना गुरु मानते हैं, यानी उनके गुरु लगातार बदलते रहते हैं। इतने बड़े हंगामे के बाद भी भिंडरवाले पर कोई केस नहीं हुआ, जिससे उसके हौसले आसमान छूने लगे। भिंडरवाले के साथ ही रंजीत सिंह ने 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी गुरु बाबा गुरबचन सिंह की दिल्ली में हत्या कर दी। फिर भी भिंडरवाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पंजाब केसरी के एडिटर लाला जगत नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, क्योंकि उस सेंसस के दौरान लगातार ये छाप रहे थे कि पंजाबी हिंदुओं को भिंडरवाले से डरकर पंजाबी चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपनी भाषा हिंदी ही चुने। अब तक सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा था। भिंडरवाले को अब अरेस्ट नहीं किया गया तो हिंदू कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगी। मजबूरन सरकार को भिंडरवाले को अरेस्ट करना पड़ता है। फिर उसके समर्थन में दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसमें 17 लोग फिर से मारे जाते हैं। सरकार को मजबूरन भिंडरवाले को छोड़ना पड़ता है। रिहाई के बाद भिंडरवाला अकालियों से हाथ मिला लेता है और खालिस्तान की मांग शुरू करता है। फिर आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की कॉपी सरकार को भेजी जाती है, जिसे सरकार अलगाववादी विचारधारा से प्रेरित और असंवैधानिक बताकर खारिज कर देती है। उस वक्त एशियाई गेम्स चल रहे थे, जिसमें भिंडरवाले ने दखल देने की धमकी दी। तो पंजाब से दिल्ली आ रहे सभी और सिर्फ सिखों की तलाशी लेनी शुरू कर दी गई, जिससे सिख कम्युनिटी खासा नाराज हुई। 2 बार प्लेन हाईजैक किए गए। पुलिस वालों की टारगेट किलिंग शुरू हुई। सरकारी हथियार लूटे गए। अमृतसर से दिल्ली आ रही एक बस को रोककर 6 हिंदुओं को गोली मार दी गई, जिसके बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए हरचंद सिंह लोंगेवाला के कहने पर भिंडरवाले ने अपने समूह को अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में शिफ्ट कर दिया। गोल्डन टेम्पल पर कब्जा करने के बाद भी उसके हमले जारी रहे, जिसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आर्मी से मंदिर का घेराव करने
और मिलिटेंट्स को खत्म करने का आदेश दिया। भिंडरवाला भी इस जंग के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने हथियारों का एक बड़ा जखीरा तैयार कर लिया था और तो और उसे आर्मी के कुछ बड़े अफसरों का भी सपोर्ट मिला था। मेजर जनरल जसवंत सिंह भुल्लर और शाहबेग सिंह, जिन्होंने उनके मिलिटेंट्स को ट्रेनिंग दी थी। 1 जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया जाता है। 6 जून को भिंडरवाला मारा जाता है। 8 जून तक चले इस जंग में 1000 से ज़्यादा मिलिटेंट्स मारे जाते हैं। हालांकि सरकारी आंकड़े 600 ही बताते हैं। इसमें 83 आर्मी ऑफिसर्स भी मारे जाते हैं और 249 घायल होते हैं। मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ था। 1 अक्टूबर तक जब आर्मी वहाँ से हट जाती है, मंदिर की ये हालत देख पूरी दुनिया के सिख भड़क जाते हैं। देश के लोग जानते थे कि मंदिर की ये हालत देखकर सिख शांत नहीं रहेंगे। कांग्रेस के बड़े अधिकारियों को, खास तौर पर इंदिरा और उनके परिवार को खतरा मंडरा रहा था। इंदिरा की सुरक्षा में बदलाव की भी बात की गई, पर इंदिरा ने अपनी सुरक्षा में तैनात सिख जवानों को हटाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि सिख जवानों को हटाने से सिख कम्युनिटी में ये मैसेज जाएगा कि इंदिरा सिख कम्युनिटी के पूरी तरह से खिलाफ है। उनकी इस छोटी सी गलती का नतीजा उन्हें उनकी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1930 सुबह 9:30 नई दिल्ली के सफदरगंज रोड पर इंदिरा के आवास पर उन्हीं के सिक्योरिटी गार्ड सतवंत सिंह और बेल सिंह ने इंदिरा की 33 गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा की हत्या के बाद एंटी सिख राइट शुरू हुए। शाम 5:20 पर राष्ट्रपति जैल सिंह अस्पताल पहुंचे तो भीड़ ने उनके कार पर भी पत्थर चलाए, क्योंकि वो भी सिख थे। अस्पताल के बाहर लगी भीड़ ने और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाहर लगी भीड़ ने खून का बदला खून जैसे नारे लगाने शुरू किए। गुस्साई भीड़ ने सिखों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया, पर यह सब सिर्फ एम्स के आसपास तक ही था। 31 अक्टूबर की रात और 1 नवंबर की सुबह तक कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सार्वजनिक बैठक की, जिसमें दंगों का आयोजन किया गया। 3 दिन के लिए सभी जेलों को खोल दंगे में हिस्सा लेने के लिए सारे कैदियों को बाहर निकाला गया। आम भीड़ को हथियार के तौर पर मिट्टी के तेल, लाठी, चाकू और लोहे की रॉड दी गई। कई जगहों पर शराब और पैसे भी बांटे गए। सिख किन किन इलाकों के किन किन घरों में रहते हैं, उनकी पहचान के लिए उनका पूरा ब्यौरा दिया गया। सिखों की पहचान के लिए उनके घरों पर एस मार्क किया गया। अगली सुबह अब सिखों के साथ वो हो रहा था जो पंजाब में खालिस्तानी पुलिस वालों के साथ करते थे, टारगेट किलिंग। घरों में घुस घुस कर सिखों को मारना शुरू किया गया। सिखों के घरों को और दुकानों को लूटा जाता और उन्हें सिखों के साथ ही जला दिया जाता। कई जगहों पर दंगाइयों को हथियारों के साथ ट्रक से उतरते देखा गया। दंगाई सड़क पे उतरते ही आम सिखों को मारना शुरू कर देते थे और उन्हें वहीं जला देते थे। नारे लगे, सिखों को मार दो, इन्होंने हमारी माँ को मार डाला। दंगाइयों को सही रास्ता दिखाने के लिए कि सिख कहाँ कहाँ किन किन इलाकों में मिलेंगे, कांग्रेस के छुटपुट नेताओं ने भीड़ की अगुवाई की। पूरे दिल्ली में 3000 आम सिख और पूरे देश में 8000 से 17000 आम मासूम सिखों की हत्या कर दी गई। और हाँ, ये सब पूरी तरह से प्लान थे। इसमें पुलिस वालों ने भी एक बड़ी अहम भूमिका निभाई कि दंगाई जहाँ जहाँ जाते थे उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही पुलिस वहाँ पहुँचकर उन आम सिखों से उनके आत्मरक्षा कर सकने वाले हथियारों को ले लेती थी, ये कहकर कि इनसे भीड़ भड़क जाएगी। 3 दिन के अंदर 20,000 से ज़्यादा लोगों को अपने घर, शहर, गली मोहल्ले छोड़कर जाना पड़ा। भारत भर के मानवाधिकार संगठनों का ये कहना था कि ये दंगे यूं ही नहीं भड़के, इनका आयोजन किया गया है। राजीव गांधी पर जब सवाल किए गए तो राजीव गांधी का जवाब आया कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो उसके बाद धरती भी हिलती है। बहरहाल अमृतपाल सिंह में भी लोगों को नया भिंडरवाला दिख रहा है। अमृतपाल सिंह ने भी अपने साथी को छुड़ाने के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी थी और भिंडरवाले को छुड़ाने के लिए भी लगभग ऐसे ही कारनामे हुए थे। पिछली बार एशियाई गेम्स चल रहे थे और अभी G20। कुछ भी हंगामा होता है तो ग्लोबल कवरेज मिलेगी। ऐसे में क्या करेगी बीजेपी सरकार? आज के लिए इतना ही। जय हिंद।